हेलो फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल डूइंग वेल। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी डिस्कस करेंगे और केविट अंडर सेक्शन 148 ए डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शन और ऑर्डर्स बताएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सीपीसी के, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, या तो सब्सटैंटिव लॉ में या प्रोसीजर लॉ होते हैं। सब्सटैंटिव लॉ वो होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, वहीं प्रोसीजर लॉ प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं। सब्सटैंटिव लॉ लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एट्सेट्रा, और प्रोसीजर लॉ लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। एक केस आता है इसमें, घनश्याम दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट कहती है कि सीपीसी एक एडजेक्टिव लॉ है, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी के राइट छीन सकते हैं या उससे ले सकते हैं। तो सीपीसी जो है वो रेगुलेट करती है प्रोसीजर को जो फॉलो किया जाता है बाय सिविल कोर्ट्स। तो सीपीसी में प्रोसीजर दिया है सिविल कोर्ट का, जो सिविल कोर्ट को फॉलो करना है। जैसे कि प्लेंटिफ फाइल करेगा प्लेंट फर्स्ट स्टेज पर, फिर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा खुद के डिफेंस के लिए, उसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम करेगी, उसके बाद जिस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करेगा वो पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस करेगी और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी उन इश्यूज़ को और जजमेंट लिखेगी। फिर जज एक डिक्री पास करेंगे और जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे ओपन कोर्ट में। फिर लास्ट स्टेज आ जाती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। ये प्रोसीजर है सीपीसी जो सिविल कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैवेट, जो सेक्शन 148 ए ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है। ये सेक्शन बेसिकली कैवेट पिटीशन की बात करता है। ये सेक्शन ऐड हुआ था बाय रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 54th रिपोर्ट के थ्रू और 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसका मीनिंग देखते हैं एक केस में जिसमें कोर्ट ने डिफ़ाइन किया था कैवेट को, निर्मल चंद वर्सेस गिरेंद्र नारायण, जिसमें कोर्ट डिफ़ाइन करती है कैवेट को कि कैवेट एक पर्सन द्वारा कोर्ट को दी गई वार्निंग है कि वह कोई भी एक्शन या रिलीफ ना दे कैवेटर को नोटिस दिए बिना और उसे हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दिए बिना कोई भी एक्शन या कोई रिलीफ ना दे अदर पार्टी को। अब इस केस में जो वर्ड यूज़ हुआ है कैवेटर, उसका मतलब होता है जो पर्सन फाइल करता है या लॉन्च करता है कैवेट को, वो होता है कैवेटर। तो सेक्शन 148 ए बेसिकली सीपीसी का प्रोवाइड करता है कैवेट को लॉन्च करने के लिए। अब हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट, कैवेटर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। जो पर्सन कैवेट लॉन्च करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेन पार्टी हो, अगर कोई भी पर्सन उस ऑर्डर से अफेक्ट हो रहा है तो भी कैवेट पिटीशन फाइल कर सकता है। ये सेक्शन एक अपॉर्चुनिटी देता है उस पार्टी को बीइंग हियर्ड की। सेकंड आता है प्रोसीडिंग की मल्टीपलिसिटी को अवॉइड करना। जैसे कोई पर्सन है, वो अफेक्ट हुआ है इंटरिम ऑर्डर से, फिर वो सेपरेट प्रोसीडिंग फाइल करेगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट। इससे कोई पर्सन जो वैसे तो मेन पार्टी नहीं है बट एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है ऑर्डर के थ्रू, तो वो अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग लेता है। उस लीगल प्रोसीडिंग को फिर से रिपीट करने के लिए, उससे बचने के लिए ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। अब हम बात करते हैं नेचर एंड स्कोप की। ये सेक्शन एप्लीकेबल है सूट, अपील और जो भी अदर प्रोसीडिंग्स दी हुई है इस कोड के अंदर, उन सब पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। कोई ऑर्डर कैविएटर के अगेंस्ट पास नहीं होगा तब तक उसे हियर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, लेकिन अगर कैविएटर प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम पर जब हियरिंग का टाइम हो, तो कोर्ट एड इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकती है एप्लीकेंट को। अब अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो बहुत सारे केसेस है जो इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। जैसे एक केस है रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कोर्ट हेल्ड करती है कि जो सेक्शन 141 है उसमें एक टर्म यूज़ है सिविल प्रोसीडिंग, वो इंक्लूड करती है सब प्रोसीडिंग्स जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि कैविएट का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा सूट, अपील्स और जो भी अदर प्रोसीडिंग्स होगी उन सब पर। इस सेक्शन के 5 इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट, हु मे लेज a caveat, duties of caveator, duties of court, duties of applicant और
टाइम लिमिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हु मे लॉज ए कैविट, जो कि कौन कैविट लॉज कर सकता है। कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है राइट टू अपीयर कोर्ट से। सेक्शन 148 बहुत वाइड है, इसमें ओनली नेसेसरी पार्टी इंक्लूड नहीं है, बल्कि जो भी प्रॉपर पार्टी है वो इंक्लूड होगी। कैविट कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है जो अफेक्टेड हो रहा है बाय इंटरिम ऑर्डर। जनरली कैविट फाइल किया जा सकता है जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है जहाँ पर कैविट फाइल कर सकते हैं जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले। ये एक सब्सटेंटिव नेचर का है, कोई स्ट्रेंजर है प्रोसीडिंग में तो वो कैविट लॉज नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट्स की, जो ड्यूटीज़ ऑफ कैविटर की बात करता है। ये सेक्शन 148A क्लोज 2 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ कैविटर की। ये क्लोज डायरेक्टिव नेचर का है, मैंडेटरी नेचर का नहीं है। कैविटर हमें पता है कौन होता है, जो कैविट लॉज करता है, फाइल करता है, वो कैविटर होता है। उसकी ड्यूटी है कि वो नोटिस सर्व करे। कैविट का नोटिस सर्व किया जाएगा बाय हिम और बाय रजिस्टर पोस्ट पर्सन और पर्सन्स को जिसके थ्रू इंटरिम ऑर्डर के लिए कैविटर के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है या इंटरिम ऑर्डर पास होने की उम्मीद है। पिटीशन का टाइम पीरियड 90 डेज़ है उस डेट से जब वो पिटीशन लॉज की थी। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिट करती है या इस टाइम पीरियड से पहले एप्लीकेशन एग्जिट करती है तो ये क्लोज सीज टू एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज आफ्टर 90 डेज इज़ ओवर कैविट में बी रिन्यूड। इसमें कोई एक्स पार्टी डिक्री पास नहीं होगी क्योंकि हियरिंग इज़ मैंडेटरी। वैसे सेक्शन 148A मीनिंगलेस है क्योंकि सेक्शन 148A के एब्सेंस में फाइनल ऑर्डर पास